नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सीरीज का विशेष कार्यक्रम झारखंड की बात। और झारखंड की बात के लिए हमारे साथ देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट अजीत द्विवेदी जी हैं। अजीत जी, जब आज झारखंड की बात करेंगे तो सीधे तौर पर हम झारखंड कैबिनेट की बात करेंगे। हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट का विस्तार विस्तार क्या कहें, गठन कर दिया है और कुल 11 लोग मंत्री बनाए गए हैं। 6 लोग जेएमएम से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, 4 लोग कांग्रेस से और 1 आरजेडी से। कई चेहरे चौंकाने वाले हैं। कई चेहरे जो रेस में सबसे आगे थे वो पीछे छूट गए और लालू यादव ने भी चौंका दिया अपने फैसले से। तो देखिए, जेएमएम से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन, योगेंद्र प्रसाद, सुदीव्य कुमार सोनू, चमरा लिंडा, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से मंत्री बने हैं। शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस से, दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस से, इरफान अंसारी कांग्रेस से, राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस से, ये 4 कांग्रेस वाले हैं। और संजय प्रसाद यादव आरजेडी से। देखिए, सुरेश पासवान पीछे छूट गए, जिन्हें लगातार बधाइयां मिल रही थी और बिल्कुल कंफर्म माना जा रहा था। तो कहा यह जा रहा है कि देखिए, कांग्रेस ने कल अपनी लिस्ट फाइनल कर दी थी, हेमंत सोरेन को सौंप दी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के चयन में भी हेमंत सोरेन की चली है। कई संकेत इस बात के मिल रहे हैं। तो आप ज्यादा विस्तार से बताएंगे कि जो मंत्री बनाए गए हैं उनकी खूबी क्या है और जो छूट गए हैं वो अब क्या करेंगे, कहां कहां दिवाली है और कहां कहां उदासी है। और आगे झारखंड की राजनीति, क्योंकि अब केंद्र सरकार भी तैयार होगी, महाराष्ट्र का मसला भी सुलझ ही गया, देवेंद्र फडणवीस बन ही गए कि जरा झारखंड की ओर भी ताकते झांकते हैं। ठीक है, अभी झारखंड हाईकोर्ट ने राहत दे दी है हेमंत सोरेन को, लेकिन आगे सुनवाई होनी है। तो सबसे पहले कैबिनेट कैबिनेट तो बन गई, लेकिन क्या यह कैबिनेट ठीक है? इसमें और कुछ जरूरत थी, कुछ कमी रह गई? इसके बूते हेमंत सोरेन सरकार चला लेंगे? 5 साल सरकार चलानी है या बीच में कुछ बदलाव भी संभव है? अजीत जी। नहीं, हो सकता है बीच में मंत्रिमंडल में फेरबदल तो करनी ही होती है। कई बार कई कारण उत्पन्न हो जाते हैं। पिछली बार भी कई बार फेरबदल करना ही पड़ा सरकार में। पिछली बार तो सरकार भी बदली, मुख्यमंत्री भी बदले, 2 बार मुख्यमंत्री की शपथ हेमंत सोरेन को ही लेनी पड़ी। तो वो सब चीजें तो आगे हो सकती हैं, लेकिन अभी ये जो मंत्रिमंडल बना है, ये एक हद तक तो हमको इम्बैलेंस दिख रहा है। मतलब कुछ ना कुछ असंतुलन है इसमें। ये बहुत अच्छा। संतुलित नहीं है, बहुत संतुलित नहीं है ये। और उस संतुलन क्यों नहीं है, उसके कई कारण हैं। पहला और कारण, कोई वैकेंसी भी नहीं बची, कोई वैकेंसी भी नहीं बची। हाँ, कोई वैकेंसी नहीं बची। तो जो पहला असंतुलन इसमें स्पष्ट रूप से सामने से जो दिख रहा है, पहला असंतुलन, वो ये है कि झारखंड बनने के बाद से ये पहली बार है जब कोई फॉरवर्ड सरकार में नहीं है, कोई फॉरवर्ड मंत्री सरकार में नहीं है। अब दीपिका पांडे सिंह को लोग बता रहे हैं, लेकिन अब अपने यहाँ तो जाति विवाह से तय होती है। तो उनके बिल्कुल। पति कोइरी समाज से हैं, कुशवाहा हैं उनके पति, और बिहार में एक मंत्री थे अवध बिहारी सिंह, उनके बेटे से शादी हुई है, रत्नेश सिंह अच्छा, नाम है उनके पति का। तो उनके पति कोयलिए की कुर्मी है। कोइरी हैं, अच्छा। कोइरी हैं। नहीं, कई लोग अवध बिहारी सिंह को कुर्मी भी कहते थे। खैर चलिए, अच्छा, कुर्मी कोयली झारखंड में लव हम कुछ एक लोगों ही ने होते यही हैं। सुना कि कोइरी हैं, चूंकि जी, झारखंड में बिल्कुल कुर्मी पॉलिटिक्स में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो बिल्कुल। दीपिका पांडे सिंह को हम लोग यही सुनते रहे। तो एक तो ये है कोइरी कुर्मी, हम उस तरह से कह सकते हैं। लौकुश समाज से हैं उनके बिल्कुल। पति। तो जाति तो पति के उससे तय होती है भाई, उनके अपनी अपनी जाति ब्राह्मण है दीपिका पांडे की, लेकिन अब वो दीपिका पांडे सिंह है और अब वो लौकुश समाज से, कोइरी कुर्मी समाज से है। जी। तो कोई कोई उस तरह का फॉरवर्ड जो कहते हैं जिसको, पूरी तरह से वो नहीं है कोई सरकार में। ये पहली बार है। पिछली बार हेमंत सोरेन की सरकार में मिथिलेश कुमार ठाकुर मंत्री थे और वो रिप्रेजेंट करते थे, मतलब कई चीजों को रिप्रेजेंट करते थे। उसमें एक ये भी था कि अगली जाति, जो सामान्य जाति है, उस जाति का के प्रतिनिधि थे वो। बिहार में जो, झारखंड में जो आबादी है उसको रिप्रेजेंट करते थे। तो एक तो ये इम्बैलेंस बहुत दिख रहा है, बहुत साफ तौर पर दिख रहा है। दूसरा एक इम्बैलेंस जो है वो क्षेत्र का है। तो हम जो भौगोलिक इलाके हैं उसको भी उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है जैसा मिलना चाहिए था। जैसे पलामू रीजन से सिर्फ एक मंत्री बनाया गया है, तो और पिछली सरकार में पलामू रीजन से सिर्फ एक मंत्री है, जबकि पिछली सरकार में 2 मंत्री थे। और पिछली कोल्हान इलाके से 2 मंत्री हैं,
पिछली बार 3 मंत्री थे। वहां जी, से बन्ना गुप्ता भी मंत्री थे, दीपक बिरुआ भी मंत्री थे और रामदास सोरेन भी मंत्री थे। तो कोल्हान इलाके हुँ, से 3 मंत्री थे, इस बार सिर्फ 2 लोग हैं, रामदास सोरेन और दीपक बिरुआ। पिछली बार हुँ, पलामू प्रमंडल से ये 2 लोग थे, एक बैजनाथ राम थे और दूसरे मिथिलेश कुमार ठाकुर थे। इस बार सिर्फ हुँ, एक आदमी है, राधा कृष्ण किशोर है। वहां जेएमएम ने अपना प्रतिनिधि नहीं दिया है। ये भी एक इम्बैलेंस है, क्योंकि पिछली हुँ, बार एक मंत्री, दोनों मंत्री जेएमएम के ही थे। इस बार एक अच्छा, जेएमएम का कोई मंत्री नहीं है, कांग्रेस के मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर। तीसरा इम्बैलेंस हमको ये दिख रहा है कि पूरे संथाल परगना इलाके से हेमंत सोरेन ने कोई आदिवासी मंत्री नहीं बनाया। वो अच्छा, वो खुद ही चूंकि आदिवासी हैं और उस हुँ, इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहने को कहा जा हुँ, सकता है कि भाई हाथी के पांव में सबका पांव है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल, नहीं बनाया। हुँ, तो ये इम्बैलेंस संथाल परगना का ये है। दूसरी चीज जो हम अभी सिर्फ मोटे तौर पर मोटा मोटी जो तस्वीर निकल रही है उसकी बता रहे हैं। जी, 2 ऐसे नेता शामिल हुए हैं जिनका दल हुँ, बदल का बहुत बड़ा इतिहास है। जैसे अच्छा, राधा कृष्ण किशोर जो है वो झारखंड का कोई दल नहीं है जिसमें नहीं रहे। मतलब हुँ, वो जनता दल यू में थे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए, फिर वो आजसू में भी रहे, फिर वो बीजेपी में गए, फिर वो अब कांग्रेस में है। तो जी, वो सारी पार्टियां वो घूम चुके हैं। इसी तरह हुँ, से छमरा लिंडा का भी है। छमरा लिंडा आजसू में रहे, निर्दलीय रहे और अब जेएमएम। झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो हुँ, ये 2 मंत्री हैं जिनका दल बदल का इतिहास है। काफी दल बदल करने के बाद ये लोग तो अब आए, जहां से सफलता मिली, अब दोनों मंत्री बने। तो ये मोटे जी, तौर पर 4-5 चीजें ऐसी हैं जो लग रहा है। कोई इतना सीनियर नेता हमको नहीं दिख रहा है, कोई इतना सीनियर ऐसा वरिष्ठ, अब एक राधा कृष्ण किशोर को छोड़ दें तो कोई हुँ, ऐसा वरिष्ठ मंत्री नहीं दिख रहा है जिसको फाइनेंस, प्लानिंग और जैसे डिपार्टमेंट, जैसे टेक्निकल डिपार्टमेंट सौंपे जाए। किसको सौंपेंगे? हेमंत सोरेन। तो ये चीजें कुछ ऐसी दिख रही हैं। ये वैक्यूम जो क्रिएट हुआ उनके जाने से, रामेश्वर उरांव के जाने से, रामेश्वर यादव जाने से, उस उस वैकेंसी को कांग्रेस ने भरा है शिल्पा नेहा तिर्की से। हुँ, शिल्पा बंधु नेहा तिर्की की तिर्की बेटी, बंधु तिर्की की बेटी हैं और हुँ, इनका बहुत छोटा राजनीतिक करियर है। अब बीच में जब इनके पिता को सजा हुई और वो सीट खाली हुई, उनको अयोग्य घोषित होने के बाद जब उनको इस्तीफा देना पड़ा, तब ये बाई हुँ, इलेक्शन में एमएलए हुई थी और अब फिर एमएलए हुई है। मतलब 2-3 साल का ही इनका विधायी अनुभव है और उनसे जी, रिप्लेस किया है कांग्रेस ने रामेश्वर उरांव। तो अच्छा, दूसरा जो मतलब दक्षिणी जो छोटानागपुर का इलाका है, दक्षिणी छोटानागपुर का, वहां से जो ये लोग 2 मंत्री बने हैं, चमरा लिंडा और हुँ, नेहा, शिल्पा नेहा तिर्की, ये दोनों बिल्कुल नए हैं, दोनों पहली बार बने हैं, दोनों का कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। तो ये हुँ, उत्तरी छोटानागपुर से भी मंत्रालय में जो प्रतिनिधित्व है वो कोई बड़ा मंत्रालय मिलेगा, इसमें हमको थोड़ा उसमें ये संदेह हो जाते संदेह हैं है, उनके नाम देख करके। तो हुँ, ये जो इम्बैलेंस है, क्षेत्रीय इम्बैलेंस है। फिर हम लोग क्षेत्र वाइज अलग अलग या हुँ, अलग अलग नेताओं के हिसाब से बात करेंगे, लेकिन जो जो क्षेत्रीय असंतुलन है, चाहे संथाल परगना से हेमंत के अपने आदिवासी नहीं कोई देने का, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है। दूसरा, इसमें जो पलामू रीजन को छोड़ देने का, एक ही मंत्री वहां से लेने का क्या कारण है। कोल्हान में कम हुँ, बनाने का क्या कारण है। अब एकदम नए लोगों का मंत्रिमंडल बनाने का क्या कारण है। एक इम्बैलेंस जो हमको दिखा, जो हमने जैसे अभी कल आपको कहा था कि 5 नाम तय है, तो उस 5 बिल्कुल, में से जेएमएम से 4 लोग तो मंत्री बन गए। जी, हमारे लिए ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि मथुरा महतो क्यों नहीं मंत्री बने। मथुरा महतो को हुँ, मंत्री क्यों नहीं बनाते हैं हेमंत सोरेन? जी, इतने बड़े नेता हैं, वो इतनी बार से चुनाव जीत रहे हैं, वो लगातार ही चुनाव जीत रहे हैं और हुँ, उसके बावजूद वो मंत्री नहीं बनते। तो जब पिछली बार, तो मान लीजिए हम लोगों ने कहा कि जगन्नाथ महतो थे, तो जगन्नाथ महतो से ओवरशैडोड हो गए मान लीजिए मथुरा महतो। लेकिन अब हुँ, जगन्नाथ महतो नहीं थे, तो सहानुभूति के लिए आपने उनकी पत्नी को बनाया था, बेबी देवी को। लेकिन इस बार बिल्कुल, जब बेबी देवी को भी नहीं बनाना था, तो महतो के लिए आपने मथुरा महतो को नहीं बना करके जोगिंदर महतो को मंत्री बनाया। हुँ, जोगिंदर महतो, ठीक है, जितना भरोसा जोगिंदर महतो बेबी पर, देवी तो हार ही गई थी ना, बेबी देवी तो वही हार बेबी गई थी। देवी हार गई थी, तो एक मौका था कि आप उसके बाद कोई दूसरा बड़ा महतो नेता जो उस इलाके का है उसको बनाएं। हुँ, लेकिन जी, अब उन्होंने नहीं बनाया। अब इसके हुँ, पीछे क्या बायस है, उनका क्या पूर्वाग्रह है, हम लोग नहीं कह सकते। हमने देखिए उस दिन जी, बताया था कि मथुरा महतो के दामाद हैं जेपी पटेल, जो हुँ, पहले, और टेकलाल महतो के बेटे हैं। उन्होंने पहले जेएमएम छोड़ दिया, जेएमएम से विधायक हुए, छोड़ दिए, फिर वो बीजेपी में चले गए थे, बीजेपी से हो में रहे, फिर उसके बाद अब वो कांग्रेस में चले गए। तो क्या जी, इसका पनिशमेंट, दामाद का पनिशमेंट ससुर को दे रहे हैं? हेमंत सोरेन मथुरा बाबू को नहीं बनाएंगे मंत्री हम? तो हुँ, ये हमको लग रहा था कि ये मौका है। बेबी देवी चुनाव हारी हुई है, जगन्नाथ महतो अब नहीं है, तो मथुरा महतो मंत्री बनेंगे। लेकिन वहां बिल्कुल, उन्होंने गोमिया से जीते हुए जोगिंदर प्रसाद को मंत्री बना दिया, जो महतो समाज से आते हैं। गोमिया हुँ, इंपॉर्टेंट है उस इलाके में, क्योंकि पिछली बार जो 2 सीटें मिली थी आजसू को, उसमें 1 सीट गोमिया की थी, वहीं से लंबोदर महतो चुनाव जीते थे।
इस बार लेकिन आज वो सीट हार गई है और जेएमएम ने वो सीट जीती है, तो वो जोगिंदर प्रसाद वहां से मंत्री बने हैं। वो इलाका जो जिसको उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका है, 2 लोग वहां से मंत्री बने हैं। एक तो जोगिंदर प्रसाद बने और बगल के ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी है गिरिडीह, वहां से सुदीप कुमार सोनू बने। जी कल हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हमने सुदीप कुमार सोनू बिल्कुल का नाम ये था कि वो पता चल गया था कि वो मंत्री बने हुआ। नहीं बने। तो ये जो क्षेत्र का इम्बैलेंस है, व्यक्तियों का हम्म, इम्बैलेंस है, अपने पूर्वाग्रह उनके हावी रहे हैं, और जो आपने कहा कि हेमंत की भी चली है, वो हम्म, एटलीस्ट एक नाम में जरूर दिख रहा है हमको कि अनूप सिंह का नाम कटना। जी तो अनूप सिंह पर हेमंत का कई बार लगता है कि वो समझते हैं लोग कि हेमंत के बड़े विश्वासी हैं वो, लेकिन हम्म, ऐसा लगता है कि जब वो हेमंत बिस्वा शर्मा से मिले थे और अमित शाह के साथ उनकी फोटो आई थी, या बाद में ये खबर आई थी कि सरकार गिराने वाले जो लोग रांची आए थे उनको उन्होंने मदद कर रहे थे, वो उसके बाद से विश्वास उनका हिला हुआ है। उन्होंने उन्हीं से, अनूप सिंह से ही, कुमार जयमंगल जिनका नाम है, कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह से ही एफआईआर करवाई थी उस मामले में जो बिल्कुल। सरकार गिराने। जबकि दिल्ली दरबार में अनूप सिंह के नाम की चर्चा थी और कहा जा रहा था कि सब कुछ हो गया है। हाँ, हाँ, सारी चीजें हो गई थी और ये सीधे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के यहाँ से उनका नाम तय होने की खबर थी। तो चूंकि केसी वेणुगोपाल के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध डेवलप हो गए हैं झारखंड मॉडल पर, और वो हमने अच्छा हाँ, सुना हमने कि टिकट जो बोकारो से श्वेता सिंह को टिकट दिलाने में भी झारखंड मॉडल काम किया था, उसमें अनूप सिंह काफी एक्टिव थे। तो हम्म, उस झारखंड मॉडल से इनका नाम मंत्री के लिए भी तय था, लेकिन जब कट गया तो इसका मतलब है कि हेमंत सोरेन ने इसमें कहीं विटो किया होगा। हेमंत सोरेन को ये लगा होगा कि सरकार पहले से, एक तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को जिन पर थोड़ा कम भरोसा है, दूसरा हम्म, ऐसे व्यक्ति को जो जिससे थोड़ी बदनामी हो सकती है, नहीं लेना है। और एक तीसरी बात जो हमको लग रही है वो आइडियोलॉजिकल बात ये है कि ये हो सकता है कि कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी तीनों ने मिल करके तय किया हो कि किसी फॉरवर्ड को नहीं लेना है सरकार में। एक मैसेज अच्छा बनवाना है हमको, एक मैसेज देना है कि ये बहुजन की सरकार है, जिसमें दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी जातियां हैं, मुस्लिम हैं, सब हैं, लेकिन फॉरवर्ड नहीं। बिल्कुल तो ये हम्म, सोच करके हुआ होगा कि भाई हो सकता है कि बनाना चाह रहे हो, लेकिन जब ये आइडियोलॉजिकल लाइन आ गई, हो सकता है कि राहुल हम्म, गांधी से बात की गई हो कि भाई राहुल गांधी आजकल हर जगह संविधान की किताब लेके घूमते हैं और कहते हैं कि हम्म, हम 85% को ही सब देंगे। 85% को तो हो सकता है कि 85% को देने के चक्कर में कि 100% चीज 85% को ही देंगे, तो हम्म। फॉरवर्ड को नहीं देना है। तो इसलिए अनूप सिंह कट गए, अनंत प्रताप देव भी ये कट भी गए। समझे हुए फॉरवर्ड जो है वो बीजेपी के लिए ज्यादा समर्पण रहता है। ठीक है, अनूप सिंह चुनाव जीत गए, अनंत प्रताप देव चुनाव जीत गए, श्वेता सिंह जीत गई, लेकिन समर्पण की बात जब होती है तो बीजेपी की तरफ ही लोग देखते हैं। हाँ, वही ये बात होगी, निश्चित रूप से ये मैसेज देना होता है कि जी, आप एक कास्ट हम्म, को, एक कम्युनिटी को, एक पूरे समूह को इलिमिनेट कर दीजिए, उसका एक बड़ा स्ट्रांग हम्म, मैसेज जाता है। आप मुंह जी से बोलिए, और आपने आपने नहीं बनाया किसी को मंत्री, तो इसका जो हम्म, मैसेज जाता है कि आपने आइसोलेट कर दिया एक कास्ट को, एक कम्युनिटी को आइसोलेट कर दिया, तो जो ग्राउंड पर कॉन्फ्लिक्ट है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, उसका आपको फायदा मिलता है। हालांकि ये दुधारी बिल्कुल तलवार है, वो जो फॉरवर्ड हैं या जो दूसरे और कम्युनिटी जो छूट जाते हैं, वो किस तरह से प्ले हम्म, करते हैं, वो किस तरह से प्रभावित करते हैं चीजों को, उसका असर आगे जी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी ये मंत्रिमंडल इस तरह का बना है हम्म, जिसमें फॉरवर्ड नहीं है। एक आधे फॉरवर्ड से, मतलब एक मैसेज बनाया गया कि दीपिका पांडे सिंह है, लेकिन हम्म, उसको आप जब जाति व्यवस्था में, हम लोग मानते हैं कि पति की जाति से जाति तय होती है। जैसे जी हम लोगों ने देखा मीरा कुमार का बेटा सामान्य सीट से आकर के वहां पटना साहिब सीट से लड़े, क्योंकि कुशवाहा बहुल सीट है, उनके पिता कुशवाहा है, तो वो कुशवाहा सीट सर के आकर बिल्कुल के लड़े थे। हम्म, तो ये चीजें चलती हैं, उसी से जाति तय होती है, तो हम्म, उसको हम नहीं मान सकते हैं। तो 12-11 लोग मंत्री बने आज, और एक मुख्यमंत्री है, 12 लोगों की सरकार है, उसमें कोई फॉरवर्ड नहीं है। तो ये इस फॉरवर्ड नहीं सरकार का है, और क्षेत्रीय असंतुलन है कि पलामू से सिर्फ एक आदमी है, कोल्हान से सिर्फ 2 आदमी है, और उधर संथाल परगना से 4 आदमी है, लेकिन उसमें आदिवासी नहीं है। तो जी ये जो समीकरण बना है, ये समीकरण, इस समीकरण से किस तरह से बहुत ज्यादा भरोसे में दिख रहे हैं हेमंत सोरेन। ऐसा लग रहा है कि वो सब अपने दम पर, अपने कंधे पर, अब वो समझ रहे हैं कि हम ही हैं आदिवासी का सबसे बड़ा चेहरा, तो हम ही, तो और किसी की जरूरत क्या है, या संथाल परगना से भी किसी और की क्या जरूरत है, हम अपना कर लेंगे। देखिए, संथाल परगना से 4 मंत्री बने हैं, लेकिन उसमें हेमंत सोरेन हम्म, का एक ही मंत्री है, और वो हैं हफीजुल अंसारी, जो मधुपुर से एमएलए जी जीते। तो वो उनको जो है अपना बना दिया, अब हो गया, एक मुस्लिम कर दिया, एक हम अपने नेता हैं, तो सारा समीकरण सध गया। तो ये हम्म, आगे क्षेत्रीय असंतुलन किस तरह से राजनीति में इस्तेमाल होता है, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां कैसे इस्तेमाल इसको करती है, जो अपोजिशन के हम्म। लोग हैं वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, उससे तय होगा कि ये सरकार के लिए खैर चलिए राजनीति। अजीत जी,
अजीत जी देखिए, अब 11 मंत्री बने। अब हम एक एक मंत्री के स्ट्रेंथ और वीकनेस की यदि चर्चा करें तो हमारे दर्शक ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि इनकी मजबूती क्या है, इनकी कमजोरी क्या है और थ्रेट क्या है, यह भी बता देंगे। देखिए, SWOT हम लोग एनालिसिस करते ही रहते हैं। नहीं, सबसे झारखंड के पहले जैसे जेएमएम के जो 6 मंत्री हैं, हम लोग एक साथ जी, उनका कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं हम लोग। हम्म, जेएमएम हाँ के तो कर 6, लेते हैं ना। हाँ तो हाँ, जेएमएम के, दीपक बिरुआ, हाफिजुल हसन, रामदास सोरेन, योगेंद्र प्रसाद, सुदीव्य कुमार सोनू और चमरा लिंडा। हाँ, तो ये 6 मंत्री हैं जी, उनके हेमंत सोरेन के। देखिए, चामरा हम्म, लिंडा के बारे में तो हमने बताया कि वो स्ट्रांग लीडर हैं, दक्षिण हम्म, छोटानागपुर से आते हैं। वो बहुत स्ट्रांग लीडर है। जी, अपने निर्दलीय लड़के भी उन्होंने वहां अपनी ताकत दिखाई हुई है उस क्षेत्र में। और वो हम्म, दक्षिणी छोटानागपुर में हेमंत सोरेन जो अपनी पकड़ बनाए, पिछले 2 चुनाव में ये डेवलप हुआ है। पिछले 5-7 साल का ये फेनोमेनन है कि दक्षिणी छोटानागपुर में और कोल्हान में हेमंत सोरेन काफी मजबूत हुए। तो वहां एक बिल्कुल। चमरा लिंडा की छवि उस तरह की है जिस तरह की छवि आज बन रही है जयराम महतो की। उस तरह की अच्छा। छवि रही है कि एकदम अपने दम पर हम्म, एक लोगों का आह्वान करना और हजारों लोग जुट गए उनको सभा करना, एक यंग मैन वाली छवि उनकी रही है। तो वो काम हम्म, आएंगे उस इलाके में जेएमएम की ताकत बढ़ाने के लिए। देखिए, वो ये माना जा रहा था कि वहां से वो अमित महतो को भी बना सकते थे जिन्होंने सुदेश महतो को हराया है। लेकिन हम्म, महतो उनको लेना था तो उन्होंने वो लिया उत्तरी छोटा नागपुर में गोमिया से। यहाँ उन्होंने जी, आदिवासी नेता आगे किया है क्योंकि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रॉपर बहुत आदिवासी बहुल और वो चर्च के असर का और क्रिश्चियन का डोमिनेटेड इलाका है। तो ये इलाका और कोल्हान के जो 2 मंत्री हैं, ये 3 आदिवासी हम्म, एक लाइन से इस इलाके से हेमंत सोरेन ने चुना है। दीपक बिरुआ, हमने एक दिन और जब चर्चा कर रहे थे, हमने कहा था कि बिल्कुल। चाईबासा के बड़े नेता हैं, पिछले चुनाव में हम्म, इस बार भी जीते, पिछले चुनाव में जेवी तुविद को हराया था उन्होंने और मंत्री थे वो, पिछले उसमें भी मंत्री थे। तो पूरा जी, चाईबासा का जो इलाका है, सिंहभूम का आधा हिस्सा, और वो हम्म, उस इलाके में सबसे मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं। हम्म, उनके जरिए जो समीकरण सधता है, वो उस क्षेत्र की सभी 6 आरक्षित विधानसभा सीटों पर उनके जरिए समीकरण सधता है। जैसे अच्छा। चमरा लिंडा बिशुनपुर के हैं, बिशुनपुर से हम्म, विधायक हैं, लेकिन बिशुनपुर के अलावा चाहे वो लोहरदगा से लेके, बिशुनपुर से लेके लोहरदगा, गुमला, खूंटी, तोरपा, सिमडेगा और कोलेबिरा, ये पूरा हम्म, समीकरण उनके जरिए सधता है। उसी तरह से आप दीपक बिरुआ के जरिए इस इलाके की जो 6 सीटें हैं, जिसमें चाईबासा अपनी सीट है उनकी, चाईबासा के जी, साथ साथ जगन्नाथपुर है, मनोहरपुर है, चक्रधरपुर है, मझगांव है, ये सारा इलाका उनके असर का इलाका है, उनसे एक राजनीति सधती है। हम्म, सारी सीटें जेएमएम ने जीती है। एक कांग्रेस को सीट बिल्कुल। मिली जगन्नाथपुर, और वो भी, उसमें भी ये आदिवासी राजनीति का बड़ा बड़ा असर है कि जी, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा चुनाव हार गई जगन्नाथपुर में। तो ये हम्म, दीपक बिरुआ बहुत मजबूत स्ट्रांग आदमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जो 2 नेता, या बल्कि तीसरे नेता भी जो घाटशिला से जीते हैं, कोल्हान का जो दूसरा मंत्री है वो रामदास जी, सोरेन, उन्होंने भी, हम लोग पहले भी हम्म, चर्चा कर रहे थे कि बाबूलाल सोरेन को हराया है, जो चंपई सोरेन के बेटे हैं। पंकज सोनू के बेटे। तो ये तीनों नेता बहुत स्ट्रांग नेता है, अपना अपने हम्म, दम पर स्ट्रांग है। और इनमें से एटलीस्ट 2 लोग जो है, दीपक बिरुआ और रामदास सोरेन, इनकी लॉयल्टी भी बहुत अनक्वेश्चनड लॉयल्टी है हेमंत सोरेन के प्रति, जेएमएम के प्रति इनकी निर्विवाद जो निष्ठा है वो उनके साथ है। हम्म, तो कोल्हान हम्म, की 14 सीटों में से देखिए, इस बार 2 सीटें दूसरी पार्टियों को, दो मतलब एनडीए को गई है। पिछली बार 1 सीट गई, जी, पिछली बार 1 सीट ही हम्म, गई थी। एक भी सीट नहीं गई थी पिछली बार, बल्कि 1 सीट निर्दलीय जीते थे सरजू राय। इस बार अच्छा। सरजू राय जीते हैं जेडीयू से, और बीजेपी से हम्म, रघुवर दास की बहू जीती है। तो 14 हम्म। में से सिर्फ 2 सीटें एनडीए को गई हैं, 12 सीटें इंडिया ब्लॉक को है। कांग्रेस सरजू जेएमएम, राय ने टिप्पणी शुरू कर दिए हैं बीजेपी पर, खैर आगे चर्चा करेंगे कभी। सरजू राय ने बीजेपी को कहना शुरू कर दिया कि देखिए, आप किसी की सुनते नहीं है और इसी कारण आपको हार मिली है। तो तो खैर जी, दीपक कोल्हान मिश्रा के की जो बाद। 14, कोल्हान में 12 सीटें जीती है बीजेपी, उसका हम्म, इनाम है कि 2 लोगों को मंत्री बनाया गया। दोनों पहले से थे, अपनी सीट भी जी, बचाई और आसपास की सीटें भी बचाई। इसी तरह से हम्म, दक्षिणी छोटानागपुर में भी लगभग सभी सीटें, हमको लगता है 1 सीट छोड़ करके, वो जेएमएम और कांग्रेस अलायंस ने जीती है। तो वहां से चामरा हम्म। लिंडा को दिया गया है, और कांग्रेस के कोटे से वो आई हैं शिल्पा नेहा तिर्की, उन पर हम लोग फिर अभी करेंगे। अभी हम लोग जेएमएम का कर रहे हैं। तो ये तीन मंत्री, हाफिजुल हसन क्या मुसलमानों में विकल्प कम थे? ये मुसलमान 2 ही जीते थे जेएमएम के, अच्छा। और एक हम्म, हफीजुल हसन थे और दूसरे एमटी राजा थे, जो मोहम्मद ताजुद्दीन राजा, जो वहां से जीते थे राजमहल से। तो वो जी, भी, उन्होंने बड़ा जाइंट किलर थे, उन्होंने वहां अनंत ओझा को हराया था। लेकिन हमने हम्म, जैसा कहा था कि वो बाद में आए थे, पहले मतलब वो भी आजसू से बिल्कुल। आए थे, पिछली बार आजसू से हम्म, चुनाव लड़े थे, उनको बना सकते थे। लेकिन हफीजुल हसन पर विश्वास इसलिए है कि वो
याकूब हुसैन जो इनके पिता थे वो भी मंत्री थे, और वो अच्छा। गुरुजी के साथ भी मंत्री थे, और हेमंत सोरेन की सरकार में भी मंत्री थे। जब वो गुजर गए तो हेमंत सोरेन ने हफीजुल अंसारी को मंत्री बनाया, और उसके बाद फिर अब ये जीते हैं तो उनको बना दिया। ये सेफ प्ले करना है, इसमें उन्होंने कोई जोखिम नहीं लिया या कोई नया प्रयोग नहीं किया कि एक पहले से है मंत्री चल रहे हैं और एक सिस्टम बना हुआ है इनका। ओवरऑल सिस्टम को ओवरऑलिंग की जरूरत नहीं होगी, एक वेल आइल्ड सिस्टम है। ये मंत्री थे तो चल रहे हैं अपना, वही हो सकता है कि वही मंत्रालय मिल जाए अल्पसंख्यक कल्याण, और वो जो मंत्रालय होता है सो मंत्रालय चलाए। तो ये सुदीप कुमार सोनू स्ट्रेटजिस्ट होने का परिणाम मिल गया। ये बड़ी एंट्री है, ये बड़ी एंट्री है, और सुदीप कुमार सोनू को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। हम कल भी कह रहे थे कि सुदीप कुमार सोनू ने अपना इंडिपेंडेंटली अपना एक जगह बनाई है जेएमएम, और एक समय था जब जेएमएम का हर नेता इतना चिढ़ता था सोनू से, उसको लगता था कि ये सोनू कहां से आया जो इतना इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए ये सिस्टम में नहीं थे, गुरुजी का जो सिस्टम था पुराना, उस सिस्टम में नहीं थे ये। तो ये आए जो, और अपनी इनके पास कुछ शब्द हैं अच्छे हिंदी के जिनका इस्तेमाल करते हैं। हिंदी की शब्दावली इनकी मजबूत है, अखबार पढ़ने से हो सकता है, कुछ किताबें पढ़ते हो तो बातचीत में उनका इस्तेमाल करते हैं। उन शब्दों से, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने से इनकी बात थोड़ी महत्वपूर्ण लगने लगती है। तो वो अपना असर डाला इन्होंने, और उस असर में आ भी गए। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों लोग असर में आ गए, और हम उस असर को असरदार भी मान सकते हैं क्योंकि चुनाव तो जीत ही गए, दूसरी बार जीत गए। और गिरिडीह जैसे इलाके में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए जाना जाता है, चुनाव से पहले वहां गौ मांस मिलने का या मंदिर में मांस मिलने का होता ही होता है, इस बार भी हुआ। इसके बावजूद वो चुनाव जीते, तो अपने इसका मतलब काम ही किया। 5 साल उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ग्रूम किया, और अपने साथ साथ जो सलाह वो दे रहे थे तो उसका भी फायदा जेएमएम को मिला, क्योंकि जेएमएम की 4 सीटें बढ़ गई। तो मतलब उनका जो असर था वो असरदार था। तो ऐसा नहीं था कि वो सिंपल असर था और कोई उसमें सब्सटेंस नहीं था, उसमें सब्सटेंस भी था। तभी उनको वो, हमने कहा कि कल्पना सोरेन के भी बहुत नजदीकी हैं, वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, और वो अपना मतलब जमीनी राजनीति भी समझते हैं। तो उनको बनाया गया है। गिरिडीह का समीकरण, गिरिडीह और गोमिया अगल बगल में है, 2 मंत्री बने हैं उत्तरी छोटा नागपुर से, योगेंद्र प्रसाद और सुदीप कुमार सोनू। तो सुदीप सोनू के साथ साथ योगेंद्र प्रसाद को आप देखिएगा तो वो महतो समाज के हैं। हमने कहा लंबोदर महतो को उन्होंने हराया, और एक महतो बनाना ही होता है और उत्तरी छोटा नागपुर से ही बनाना होता है। देखिए उत्तरी छोटा नागपुर आज के तारीख में भी सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड है बीजेपी का। बीजेपी को 3 सीटें हो गई हैं, इसके बावजूद उसकी अधिकतम सीटें उत्तरी छोटा नागपुर से ही हैं। इस इलाके की जो 24-25 सीटें हैं उसमें 10 ही सीट इंडिया ब्लॉक को मिली। इसी इलाके में जयराम महतो को भी सीट मिली है, और इसी इलाके में 12 या 13 सीटें बीजेपी को मिली है। तो ये बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग इलाका है उत्तरी छोटा नागपुर, जहां से उन्होंने मंत्री बनाने के लिए सुदीप कुमार सोनू को चुना और योगेंद्र महतो को चुना। इनसे महतो भी, और वो विश्वकर्मा समाज से आते हैं, उनको वैश्य का सख्त कहा जाता है, विश्वकर्मा समाज से आते हैं सुदीप सोनू। और पिछड़ी जाति, पिछड़ी जाति। देखिए यहाँ आदिवासी अपेक्षाकृत कम कंसंट्रेशन है कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर और संथाल परगना के मुकाबले। तो यहाँ से 2 पिछड़ी जातियों के मंत्री बने, एक महतो कुर्मी जाति से और दूसरे विश्वकर्मा समाज से 2 लोग मंत्री बनाए हैं, दोनों पिछड़ी जाति से। तो इसका मतलब कि आदिवासी के साथ पिछड़ा को जोड़ने की एक प्रयास हेमंत सोरेन ने किया है। कवायद है जी। तो अब देखिए कांग्रेस की बात करते हैं। शिल्पी नेहा तिर्की, दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी विवादों में ही रहते हैं तो, और राधा कृष्ण किशोर को मैं लगता है कितने वर्षों से देख रहा हूं, और आपने ठीक ही कहा, कोई ऐसी पार्टी नहीं जहां रहे नहीं, पता नहीं इस उम्र में कितना काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फाइनेंस जेएमएम स्वयं रख लेगा कि देगा भी कांग्रेस को कि नहीं देगा। तो शिल्पी नेहा तिर्की, दीपिका पांडे, इरफान अंसारी और राधा कृष्ण किशोर। इसके बाद आएंगे संजय यादव पर कि सुरेश पासवान कैसे कट गए और संजय यादव को कैसे लालू तेजस्वी की कृपा मिल गई। देखिए इसमें कांग्रेस में आपने ठीक कहा, राधा कृष्ण किशोर ही वो एक नेता है जो हमने कहा कि अनुभव के नाते एक वही नेता है जो वित्त जैसा या कोई दूसरा मंत्रालय संभाल सकते हैं। उनको अनुभव भी है, प्रशासनिक अनुभव भी है, और वो पुराने नेता है। उनके जरिए 2 समीकरण साधा गया। एक तो पलामू से वो आए वो समीकरण, और दूसरा समीकरण की दलित समाज से है। अनुसूचित जाति की मतलब झारखंड में अनुसूचित जाति की 28 सीटें हैं आरक्षित, अनुसूचित जनजाति की 9 सीटें। 9 में से 6 सीटें मिली हैं इंडिया ब्लॉक। उसमें से 1 सीट वो छतरपुर की है, जहां से राधा कृष्ण किशोर जीत के आए हैं पलामू प्रमंडल में। तो वो दलित समाज का जो मंत्रिमंडल में नेतृत्व होना है, जो प्रतिनिधित्व होना है, वो प्रतिनिधित्व करेंगे। और एक उम्रदराज अनुभवी नेता है, तो उनको कांग्रेस आगे कर सकती है किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय के लिए। तो उनका मतलब ये है। लेकिन वो पूरा पलामू प्रमंडल जो बिहार से लगता हुआ प्रमंडल है,
उसकी राजनीति कैसे सधेगी इंडिया ब्लॉक से, ये समझना बड़ा मुश्किल है। उस इलाके में जैसा अच्छा। मैंने कल भी कहा था कि वहाँ दलित आबादी भी अच्छी खासी है, चूंकि आरक्षित सीटें कई हैं वहाँ, सिमरिया भी वही है, चतरा भी वही है, आरक्षित सीटें उस इलाके में बहुत हैं, और दूसरे फॉरवर्ड भी उस इलाके में है, उनका भी असर, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी हैं। तो उस इलाके में, उस इलाके का समीकरण कैसे सधेगा, आगे किसको वहां से और कहां एडजस्ट किया जाएगा, ये देखने की बात होगी। कांग्रेस जेएमएम दोनों के लिए पलामू एक चुनौती है, बिहार से लगता हुआ इलाका है, राजनीति बहुत होती है वहां, और मंत्री सिर्फ राधा किशोर बने हैं। तो वो समीकरण आगे, हमने कहा संतुलन हमने वहीं से शुरू किया था, तो उसको साधना होगा। बिल्कुल। बाकी ये कांग्रेस की तरफ से दलित, मतलब पूरी सरकार में दलित प्रतिनिधित्व राधा कृष्ण किशोर कर रहे हैं जी। तो राधा कृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, हाँ, मतलब इरफान अंसारी जो हैं वो पहले भी मंत्री थे और पकड़े भी गए थे वो उसमें, जब वो कोलकाता में कहा बंगाल का कांड हुआ था, जब वो पैसे के साथ 50 लाख रुपए थे गाड़ी में, और ये लोग कह रहे थे कि हम लोग खरीदारी करने जा रहे हैं या व्यापार करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, लेकिन वो पकड़े गए थे। उसके बाद जेल में भी रहे, मुकदमा भी चला, और अपने बयानों से भी वो विवाद में रहते हैं, कुछ कुछ मतलब अनर्गल बयान भी देते रहते हैं। लेकिन फुरकान अंसारी के बेटे हैं, एक तो उनकी पहचान है, फुरकान अंसारी के बेटे हैं, दूसरे जामताड़ा की सीट जीते हैं, और कांग्रेस के जो 2 मुस्लिम जीते हैं उसमें हमने पहले ही दिन कहा था कि निशात आलम को बनाना संभव नहीं है, क्योंकि वो एकदम हाउसवाइफ है, उनका मंत्रिमंडल फिर किसी दूसरे को कोई दूसरा आदमी चलाएगा, आप बना करके मंत्री बिठा दीजिएगा तो वो सरोगेट मिनिस्टर रह जाएंगी। जिस तरह से हम लोगों के यहाँ मुखिया पति सरपंच पति होते हैं, उस तरह यहाँ तो मंत्री पति भी नहीं है, मंत्री पति जेल में है, तो यहाँ कोई दूसरा ही चलाएगा। तो इसलिए कांग्रेस ने ये, वहां भी देखिए, हमने पिछले दिनों देखा जब एक नेता की हत्या हुई तो प्रमुख पति, वहां भी अब ट्रेंड चल चला है, देखिए बिहार का भाई है, भाई तो है, तो वहां तो ये स्थिति ना आए कांग्रेस ने इसलिए। और दूसरा क्या, जो हमने कहा कि कुछ मामलों में यथास्थिति रखी गई है, तो उसमें मुस्लिम मामलों में यथास्थिति रखी गई है। हेमंत सोरेन ने भी नया एमटी राजा को बनाने के बदले हफीजुल हसन को बना दिया, और इधर इन्होंने इरफान अंसारी को बना दिया निशात आलम की जगह, चूंकि इरफान अंसारी पहले 4 नाम जो कांग्रेस के हैं, जी 4 नाम जो कांग्रेस के हैं, क्या बोली लगाने वाले नेता कुछ पीछे छूट गए क्या? वही कहा ना हमने कि हेमंत सोरेन इसका मतलब एक्टिव हुए, और उन्होंने ये इंश्योर कराया कि बदनामी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा मैसेज जनता को नहीं जाना चाहिए है कि कोई आदमी पैसा देकर के मंत्री बन रहा है। क्योंकि पहले दिन से छवि, और जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम ही लोग लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई इस तरह का आदमी मंत्री बना तो एजेंसियों की नजर पहले दिन से हो जाएगी और फिर बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने यथास्थिति ही रखी कि दीपिका पांडे सिंह को बना दो, वो पहले से हैं, इरफान अंसारी को बना दो, वो पहले से हैं, और चूंकि बन्ना गुप्ता हार गए थे तो अब एक आदमी कोल्हान से इनको नया कोई नहीं मिला, तो दक्षिण छोटा नागपुर से बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को बना दो, तो उनको बना दिया गया। और राधा कृष्ण किशोर भी उधर से ठीक ठाक अच्छी छवि के आदमी है, पुराने आदमी है, तो एक तरह से यथास्थिति या ऐसा जिसमें विवाद नहीं। अब उसमें मुश्किल ये है, जो हमने पहले भी कहा कि आपने रिप्लेस किया है रामेश्वर उरांव को शिल्पी नेहा तिर्की से। अब दक्षिणी छोटा नागपुर में कांग्रेस को अपना समीकरण साधना भी कांग्रेस के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। हेमंत सोरेन ने तो होशियारी से चामरा लिंडा को आगे कर दिया कि बड़े नेता है, नेता है, अपने इंडिविजुअल दम पर भी नेता है वो। शिल्पी नेहा तिर्की अपना ऐसा वजूद नहीं बना पाई है, वो अभी अपने पिता के साइटों से बहुत समय तक बाहर नहीं आ पाएंगे। उनके पिता का साइटो बहुत बड़ा है, बंधु तिर्की बड़े नेता है, और वो फिर उनकी छाया में उनके जरिए आपको राजनीति करनी है। और बंधु तिर्की भी सब पार्टियां घूमते रहते हैं, वो भी निर्दलीय भी राजनीति की है, जेवीएम में भी चले गए, कांग्रेस में भी हैं, तो उनकी राजनीति भी ऐसी चलती है। तो उनके भरोसे भी कांग्रेस को राजनीति साधनी है। पहले ये माना जा रहा था कि मंत्री नहीं बनेंगे रामेश्वर उरांव तो उनको विधायक दल का नेता बनाया जाएगा, लेकिन विधायक दल का नेता भी बना दिया गया प्रदीप यादव को। तो प्रदीप तो फिर वो भी चला गया गोड्डा में ही, उधर संथाल परगना में ही चला गया। तो संथाल परगना से मंत्री ज्यादा बने, बेटे ज्यादा हो गया। मुख्यमंत्री भी संथाल परगना से है, 4 मंत्री संथाल परगना से हैं, दोनों मुसलमान संथाल परगना से हैं। यादव एक कांग्रेस जो है अपना विधायक दल का नेता भी संथाल परगना से बना रही है। उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर कैसे सधेगा, राजनीति कैसे सधेगी, उत्तरी छोटा नागपुर में कांग्रेस की राजनीति कैसे सधेगी, ये दोनों बड़ा सवाल है। ये कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात होगी आगे। चलिए, तो देखिए राजद की बात कर लें। संजय प्रसाद यादव गोड्डा वाले मंत्री बन गए और सुरेश पासवान देवघर वाले, बाबा धाम वाले पीछे छूट गए, जबकि माना जा रहा था पहले दिन से कि सुरेश पासवान ही, जिसे दरोगा से विधायक बना दिया था लालू यादव ने, मंत्री भी बनाया था, वे कैसे पीछे छूट गए। और संजय यादव, क्या सिर्फ यादव राजनीति या वह सेवा भाव जब लालू यादव रांची की जेल में बंद थे? हमने ये कहा था उस दिन, हम लोग जब बात कर रहे थे
कि आप जब लालू प्रसाद जेल में थे तो एक पत्रकार के नाते हमारी 2 बार मुलाकात हुई उनसे जेल में। तो जी। दोनों बार संजय यादव जेल गेट पर मौजूद थे। वो तमाम मुलाकाती आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी मुलाकात। मदन यादव तो जेल के अंदर ही रहते थे। पता नहीं उनके ऊपर अच्छा। कौन सा मुकदमा रहता था, वहीं के नेता है झारखंड के, वो जेल में ही हुँ, रहते थे। कोई मुकदमा उनके ऊपर हो जाता था या करवा लेते थे और जेल चले जाते थे। जहाँ लालू जी हैं वहाँ हुँ, रहना है लालू जी के साथ। हुँ, तो इस तरह की निष्ठा वाले लोग हैं लालू यादव के पास, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल। हुँ, तो संजय हुँ, यादव के की जो निष्ठा है, जो लॉयल्टी है उनकी लालू यादव के प्रति, वो चुनाव जीते नहीं जीते वो रही है, उनके प्रति रही है। जी। और हुँ, वो निष्ठा भी एक है। और दूसरा, जिस दिन जब ये जैसे ही उनको सुरेश पासवान को आरजेडी विधायक दल का नेता बनाया गया, वैसे ही लग गया कि अब ये कट गए मंत्री, अब ये नहीं होंगे। तो जी। मंत्री, और जब यादव चुनना था तो यादव, देखिए जब कांग्रेस ने राधाकृष्ण किशोर को चुना, ये एक एक तालमेल करके कोऑर्डिनेशन के तहत ही मंत्री चुने गए हैं। तो ये हो गया हुँ, कि एक हुँ, ही दलित रखना है 12 में, तो वो राधाकृष्ण किशोर आ रहे हैं। तो लालू जी। यादव ने इनको, सुरेश पासवान को अपना वहां बना दिया विधायक दल का नेता। नेता बना दिया। अब यादव हुँ, में से चुनना है तो वो दोनों लोग जो जीते हैं, संजय सिंह यादव हो या दूसरा अवधेश सिंह हो, वो हुँ, दोनों पलामू में है। तो पलामू से नहीं जी। ले, गोड्डा हुँ, से लेना था। गोड्डा से लेने का एक ये भी मैसेज था कि मतलब हेमंत सोरेन भी ऐसा चाह रहे होंगे कि गोड्डा में इस बार ये स्थिति हो गई कि निशिकांत दुबे की कॉन्स्टिट्यूएंसी है गोड्डा, वहां से कोई सीट नहीं जीता इंडिया ब्लॉक। मतलब महंगामा से अच्छा। दीपिका पांडे सिंह जीत गई और गोड्डा से संजय यादव जीत गए। तो ये भी एक हुँ, मैसेज देना होगा कि हम देखिए वहां फिर घेरने की तैयारी चल रही है हुँ। बीजेपी हेमंत सोरेन के लिए। नहीं, गोड्डा लोकसभा की सीटों में एनडीए नहीं जीता कि इंडिया ब्लॉक नहीं जीता? एनडीए नहीं एनडीए जीती। नहीं जीता ना? हाँ, एनडीए। एनडीए को एक भी सीट नहीं जी, मिली उनके क्षेत्र जी, में। 2 सीटें पिछली बिल्कुल। बार थी, गोड्डा और हुँ, ये जो इनकी सीट थी, गोड्डा सीट से, और महगामा भी नहीं, गोड्डा सीट और देवघर की सीट। तो इस बार देवघर जी। आरजेडी को चली गई, गोड्डा सीट भी आरजेडी को चली गई। तो एक तो हुँ, गोड्डा में, उस इलाके में आरजेडी को अपना असर मजबूत करना है, और दूसरा हेमंत सोरेन के लिए नेमेसिस बन गए। हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ा गर्दन पर तलवार लटकी रहती है हमेशा निशिकांत दुबे की। तो हुँ, उनको कैसे साधेंगे वहां, इसके लिए आप देखिए कि उनके क्षेत्र से 3 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या-क्या महत्व मिल गया। पोड़ैयाहाट के बिल्कुल। विधायक हैं प्रदीप यादव, कांग्रेस विधायक दल के नेता हो गए। दीपिका जी, पांडे सिंह महागामा की विधायक है, मंत्री हो गई। और वो संजय यादव गोड्डा के विधायक सही है, है। वो भी मंत्री हो गए। तो 3 और लोगों संजय को, यादव भी लड़ाके हैं, मतलब जवाब देते हैं, बिल्कुल, बढ़िया जवाब बिल्कुल देते हैं। लड़ाके हैं, बिल्कुल लड़ाके हैं। तो वो जी, भी वैसा भी आदमी चाहिए था है उनको। तो 2 दलित और यादव का अपना समीकरण वहां साधा है, और संथाल हुँ, परगना में मुस्लिम और आदिवासी का समीकरण कांग्रेस और जेएमएम ने साधा है। तो समीकरण अपना बना है, जो कि आदिवासी है, दलित है, पिछड़ी जातियां हैं, मुस्लिम है, वो सारे हैं फॉरवर्ड छोड़ करके, बिल्कुल। जिनकी राजनीति नहीं करनी है। अब आगे के लिए चलिए। बीजेपी को भी अपनी राजनीति देखनी होगी कि इसमें कैसे सेंध लगाएंगे, इस जो एक किला बनाया इंडिया ब्लॉक में। चलिए, तो आगे देखिए बीजेपी को देखना होगा। आज हमने अपने दर्शकों को समझाया कि झारखंड में जो कैबिनेट बना है, उसमें क्या संतुलन है, क्या असंतुलन है और हेमंत सोरेन ने क्या गलती कर दी या फिर कांग्रेस को कहाँ रोकने की कोशिश की, कौन बन गए और कौन छूट गए। तो आगे भी आप देखते रहेंगे झारखंड की बात। तो चलते-चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा और हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।